हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों की चर्चा हो रही है अकबर के प्रमुख अभियानों पर। अगर हम अकबर के अभियानों की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको कल के पहले का वीडियो देखेंगे तो हमने अकबर के अभियानों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक उत्तर के अभियान और दूसरे कौन से दक्षिण के अभियान। तो अगर हम उत्तर के अभियानों की बात करें तो उत्तर के अभियानों में जैसे मालवा अभियान था, इसका बहुत महत्वपूर्ण था, मालवा अभियान है। फिर इसके बाद में गुजरात अभियान है, रणथंभौर अभियान है, चित्तौड़ अभियान है। इस तरह से ये सारे अभियान कई सारे अभियान हैं जो कि उत्तर अभियान के अंतर्गत आते हैं और दक्षिण अभियान के अंतर्गत 3 विजय की हैं, जिसमें कि बीजापुर, गोलकुंडा और असीरगढ़ की विजय थी। ठीक है, तो ये कौन सी थी? उत्तर विजय और दक्षिणी विजय। तो अगर हम बात करें कि अगर पूछता है कि अकबर का पहला अभियान कौन सा था, तो मालवा का अभियान था जो कि 1662 ईस्वी में किया था। किंतु अगर अकबर का सबसे अंतिम अभियान पूछते हैं तो वो जो है, जो अंतिम अभियान था वो 1601 ईस्वी में किया था। ठीक है, पहला अभियान 1562 ईस्वी में और सबसे अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में, जो कि असीरगढ़ विजय थी, अकबर की अंतिम विजय थी। ओके, अब आज कल हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था मालवा विजय के बारे में। ठीक है, मालवा विजय अभियान यानी मालवा अभियान के बारे में बात किया था, आपसे डिस्कस किया हुआ था। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अकबर का मेवाड़ अभियान कैसा रहा, वह उसने मेवाड़ अभियान कब किया था। ठीक है, इसके बारे में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम मेवाड़ अभियान के बारे में बात करते हैं कि अकबर ने मेवाड़ अभियान कब किया था, तो 1567 या 68 ईस्वी में किया हुआ था। कब किया था? 1567-68 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी हुआ करती थी मेवाड़। इसकी राजधानी क्या थी? मेवाड़। इसको चित्तौड़ अभियान के नाम से भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चित्तौड़ अभियान हम लिख ही देते हैं। चित्तौड़ अभियान, इसकी राजधानी हुआ करती थी क्या? मेवाड़ हुआ करती थी। ओके, यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा उदय सिंह थे। ये उदय सिंह कौन थे? तो ये उदय सिंह आप राणा प्रताप के नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये उदय सिंह राणा प्रताप के पिता थे। ओके, यहाँ के राजा कौन थे? राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। और इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछता है, अक्सर आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुगलों को किस शासक ने जो है विदेशी मलिन कहा था, तो वो राणा उदय सिंह थे, जिन्होंने मुगलों को जो है क्या कहा था? मलिन एवं विदेशी कहा था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर स्टार लगा लीजिए। ओके, कई बार क्वेश्चन इस पे बन चुका है और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होने वाले हैं तो इसके बावजूद, आने के बावजूद भी जो है क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा था? मुगलों को मलिन विदेशी कहा था। अब अगर हम बात करें, देखिए कोई भी शासक अगर कोई अभियान करता है उसका कोई ना कोई कारण रहता है। ठीक है, तो इनका भी अभियान था, अकबर का चित्तौड़ अभियान का कारण था। वो कारण क्या था? क्योंकि ये जो उदय सिंह थे, इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। हमने आपको बताया था कि जब मालवा अभियान किया था अकबर ने, तो ये जो बाज बहादुर था ये अपना समस्त साम्राज्य छीन करके ये जो है चला गया था, छोड़ करके इसके दरबार में, इनके उदय सिंह के दरबार में, और उदय सिंह ने इनको संरक्षण दे रखा था। यही कारण था इनका मेवाड़ अभियान का। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने इनको संरक्षण दिया तो अकबर ने अपनी सेना को लेकर के चित्तौड़ पर अटैक किया और इस तरह से क्या होता है, अकबर जो है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को विजिट कर लेता है। ओके, जब ये विजिट कर लेता है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को, तो ये जो राणा उदय सिंह होते हैं, ये जो है इनके 2 सेनापति होते हैं, एक जयमल होता है और दूसरे फतेह सिंह होते हैं। जब अकबर चित्तौड़ को विजिट कर लेता है तो राणा अपने दोनों सेनापतियों के संरक्षण में
चित्तौड़ को चित्तौड़ की बागडोर दे देते हैं इन दोनों सेनापतियों के हाथ में, और खुद जो है अरावली पर्वतों की तरफ चले जाते हैं और वहां पर एक नए नगर का निर्माण करते हैं। वो कौन सा होता है? उदयपुर होता है। तो उदयपुर का इन्होंने निर्माण किया, और इसके बाद में जब ये अरावली पर्वत की ओर चले गए और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, उदयपुर नामक नगर बसाया, और यहीं से उदयपुर की नींव पड़ी, जो कि राजस्थान में इस समय एक बहुत ही बड़ा महानगर के रूप में जाना जाता है। ओके, अब ये तो चले गए, इन्होंने चित्तौड़ की बागडोर अपने सेनापतियों के हाथ में दे दी। जयमल एवं फतेह खान के हाथ में, जयमल फतेह खान को जो है फत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है, फत्ता के उपनाम से जानते हैं। तो अकबर जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है तो धोखे से ये लोग इसके संरक्षण में होते हैं चित्तौड़ के, तो अकबर ने धोखे से जयमल को गोली मार देता है, और इस समय गोली जयमल को लगती है और जयमल की मृत्यु हो जाती है। अब फतेह सिंह बचते हैं, तो फतेह सिंह जो है अपनी पत्नी और माँ के साथ में युद्ध करते हुए रणभूमि में मारे जाते हैं। यानी कि इन युद्ध के समय इनकी पत्नी ने और इनकी माँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु ये विजय इनको नहीं मिली, ये जो है युद्ध में मारे गए, ठीक है। अब जब ये फतेह सिंह युद्ध में मारे गए, इनकी माँ भी मारी गई, इनकी पत्नी भी मारी गई, तो अकबर इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि अकबर ने जो है आगरा के गेट में इनकी जयमल एवं फतेह सिंह की दोनों की हाथी पर सवार एक मूर्ति को स्थापित करता है। कहाँ पर? आगरा के किले के दरबार के सामने। ओके, ये आपसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोग स्टार लगा लिया करिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने किस सेनापतियों की हाथी पर सवार मूर्ति की स्थापना करवाई थी आगरा के किले पर, तो वो कौन थे? जयमल एवं फतेह सिंह थे, जिनकी हाथी सवार मूर्ति की स्थापना करवाई थी किसने? अकबर ने करवाई थी। ओके, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, फिर इसके बाद में इनका काम खत्म हो गया, सेनापतियों का काम खत्म हो गया, लेकिन अभी बचा कौन है? उदय सिंह बचे हैं, जिन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर चले जाते हैं और नए नगर उदयपुर का निर्माण करते हैं। तो इसी समय जो है उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1572 ईस्वी में हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद में इनका छोटा पुत्र जगमल गद्दी पर बैठता है। ओके, देखिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा जगमल में और जयमल में। जयमल है उदय सिंह का सेनापति, ठीक है। जयमल कौन है? उदय सिंह का सेनापति है, किंतु जो जगमल है वो इनका छोटा पुत्र है। किसका? उदय सिंह का। तो उदय सिंह की जब 1572 ईस्वी में गोगुंडा में मृत्यु हो जाती है, जब ये गोगुंडा कौन है? तो जो इन्होंने उदयपुर राजधानी बनाई थी, उदयपुर जो है नए नगर की स्थापना की थी, तो उसी के नजदीक गोगुंडा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? उदय सिंह ने। तो उदय सिंह की यही गोगुंडा में मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के बाद में इनका छोटा पुत्र जगमल यहाँ की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। ये छोटा पुत्र होता है, किंतु इनके जो बड़े पुत्र होते हैं महाराणा प्रताप इस जगमल को गद्दी से उतार करके यहाँ की उदयपुर की जो यानी कि गोगुंडा को की जो सिंहासन होता है, इसको ये हथिया लेते हैं। ओके, इस पर अधिकार कर लेते हैं बलपूर्वक। इस वजह से जगमल जो है विवश होकर के अकबर की शरण ले लेता है जाके। यानी कि इनके दो बेटे, एक जगमल और दूसरा राणा प्रताप, ये जब हार जाता है, विवश हो जाता है, तो ये शरण किसकी ले लेता है? अकबर की शरण ले लेता है। और जो ये राणा प्रताप होता है, ये यहाँ की गद्दी पर बैठता है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब जब ये विवश हो जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है, तो अकबर इनको संरक्षण प्रदान करता है और जहाजपुर की जागीर किसको देता है? जगमल को दे देता है, ठीक है, जो कि अपना ये स्वतंत्र जो है छोटे से साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है।
अब इसके बाद में जस्ट इसके बाद, इसी के बाद यानी जस्ट चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ अभियान के बाद तुरंत बाद जो है बंगाल बिहार का भी ये अभियान करता है जिसमें कि विजय होता है। और इसके बाद में यहाँ का शासक कौन होता है, तो यहाँ का शासक होता है सुलेमान करानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चित्तौड़ विजय के बाद में अकबर की कौन सी विजय थी, यानी कि तुरंत बाद कौन सी विजय थी, तो इसने बंगाल बिहार को विजित किया था चित्तौड़ विजय के तुरंत बाद में। ओके, तो ये थी किसकी, उदय सिंह की कहानी। उदय सिंह की कहानी में आपने क्या देखा कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे हमने डिस्कशन किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका छोटा बेटा जगमल गद्दी पर बैठता है और जगमल के बाद महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको इनकी जो इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अगर महाराणा प्रताप के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप की माता कौन थी, जयंता बाई, एवं पिता कौन थे, उदय सिंह, जो कि आपसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, माता थी जयंता बाई, पिता थे उदय सिंह। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 9 मई 1540 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई है, मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें इनके जीवन के बारे में तो इनका जीवन काल कितने वर्ष तक रहा, तो टोटल 57 वर्ष तक ये जीवित रहे। और इन पूरे 57 वर्षों में ये जो है मुगलों के खिलाफ ये मोर्चा लेते रहे और एटलीस्ट मुगलों से युद्ध करते हुए वो जो है युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये शपथ ले रखी थी कि हम चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम मुगलों की जो अधीनता है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये किसने शपथ ले रखी थी, राणा प्रताप ने। और यही बाद में इन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। जो अकबर था इनको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा लेकिन एटलीस्ट असफलता ही उनके हाथ में लगी और ये कभी भी अकबर के पकड़ में नहीं आए। और एटलीस्ट इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी कि ये इनका जो उद्देश्य था, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि जो उद्देश्य था कि हम मुगलों की पकड़ में नहीं आएंगे, उस चीज़ को इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। ओके, तो इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे कि जन्म मृत्यु हमने जाना। जन्म मृत्यु के बारे में बाद में इनका नाम क्या था, उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था कीका। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कीका किसका नाम था, उपनाम किसका था, तो अकबर का था। अकबर का तो था लेकिन दिया किसने था इसको उपनाम, तो एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं बदायूनी, इन्होंने जो है अकबर को क्या नाम दिया, सॉरी महाराणा प्रताप को क्या नाम दिया था, कीका नाम दिया था। ओके, अगर हम बात करें कीका का मतलब क्या होता है, तो कीका उस समय महाराणा प्रताप के राज्य में एक जनजाति हुआ करती थी। तो उन जनजातियों में जो छोटे बच्चे होते थे तो छोटे बच्चों को कीका कह करके बुलाया जाता था। और उन छोटे बच्चों के ये राणा प्रताप बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। इस वजह से इनको जो है इनका नाम जो है कीका पड़ा और इसी वजह से बदायूनी ने इनको कीका कह करके बुलाया। ओके, तो ये था इनके कीका उपनाम के पीछे जो कहानी थी वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक कब हुआ है, तो राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 ईस्वी में हुआ है। और इनका वंश कौन था, तो इनका वंश था सिसोदिया वंश। ओके, राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 ईस्वी में, वंश था सिसोदिया वंश। और अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद इन्होंने कुंभलगढ़ में एक राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था जिसमें कई सारे इनके समकालीन महत्वपूर्ण शासकों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। ओके, अब इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी के बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा कर लिया है कि राजधानी थी कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ थी लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व कुंभलगढ़ की इसकी राजधानी बदल करके दूसरी राजधानी कौन सी बनाई, चावंद को बनाया था। ओके, तो पहली राजधानी थी कुंभलगढ़ और मृत्यु से पूर्व इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, तो चावंद को बनाया था। किसने, महाराणा प्रताप ने। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या थी।
किस लिए ये प्रसिद्ध थे? तो अगर हम बात करें कि इनके दरबार में दो महत्वपूर्ण शख्सियत थी जो कि इन्होंने संरक्षण दे रखा था, वो कौन थे? तो पहले थे हकीम खां सूर और दूसरे थे कौन? निसारुद्दीन। इन दोनों जो है व्यक्तियों को इन्होंने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने अपने समय पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करवाई थी। वो कौन थी? वो प्रताप वल्लभ थी। इनके एक सखा थे, बाल सखा थे, और ये दरबारी पंडित भी हुआ करते थे। वो कौन थे? चक्रपाणी थे। इन चक्रपाणी के माध्यम से 1577 ईस्वी में इन्होंने प्रताप वल्लभ नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करवाई। और इसकी अगर हम बात करें कि इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था भूमिगत जल एवं स्रोतों की खोज एवं पौधों के संरक्षण के बारे में, कि यानी भूमिगत जल के स्रोत कौन से हैं और पौधों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की जो है को लिखवाया था, जिसके लेखक कौन थे? चक्रपाणी हुआ करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए, ताकि ये जो चीज़ें हम बताते हैं इसमें VIMP आप लोग ज़रूर लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपकी नज़र में ये सब आ सके कि इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें आपको स्टोरी इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, जैसे ये है ग्रंथ है प्रताप वल्लभ, इसका बाद में नाम क्या पड़ा? विश्व वल्लभ, यानी कि इसका पहले प्रताप वल्लभ था इसी ग्रंथ का, और बाद में महाराणा प्रताप ने इसका नाम क्या रखवाया? विश्व वल्लभ रखवाया। हमने इसलिए आपसे पूरी कहानी के बारे में वर्णन किया कि आपको ये जो शायद हो सकता है बुक्स का नाम आपके माइंड से निकल जाए, लेकिन ये स्टोरी आपके मन में बनी रहेगी कहीं ना कहीं कि हाँ इस तरह से था और ऐसे ऐसे स्टोरी थी, और इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इनका जो है जो इस ग्रंथ का जो मुख्य विषय था वो क्या था, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपके मन में बनी रहेंगी। ठीक है, कभी कभी इस पुस्तक के बारे में पूछ लेगा कि प्रताप वल्लभ जो था, जो महाराणा प्रताप ने लिखवाया था, तो प्रताप वल्लभ जो ग्रंथ था तो उसका विषय क्या था। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसका विषय भूमिगत जल स्रोत एवं स्रोतों की खोज एवं पेड़ पौधों का संरक्षण है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर देने में सक्षम हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें आपको स्टोरी बताने का मतलब यही होता है कि शायद बुक से निकल सकती है, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की करवाई। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अक्सर पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और इस चेतक के सम्मान में जो है बलीचा नामक गांव में इसके नाम से एक छतरी का निर्माण करवाया गया है। तो आपसे चेतक के नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेतक या जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था उसके सम्मान में किस गांव में छतरी बनवाई गई है, तो कौन सा है? बलीचा नामक गांव है। ओके, और अगर हम बात करते हैं हाथी का नाम क्या था, तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। किसके? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। और इस हाथी का नाम अकबर ने नाम क्या दिया है, तो अकबर ने नाम दिया था पीर प्रसाद। ओके, तो अगर वास्तविक नाम पूछता है महाराणा प्रताप के घोड़े का तो राम प्रसाद था, लेकिन अकबर द्वारा क्या दिया गया था? पीर प्रसाद दिया गया था। ठीक है, तो ये था समस्त चित्तौड़ के बारे में कि इसने चित्तौड़ अभियान कब किया। आज हमने आपसे चर्चा किया चित्तौड़ अभियान के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में। अब कल हम आपके समक्ष हल्दी घाटी युद्ध के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आज अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन जाने के पहले आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ में कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।